हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन हब पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और पढ़ रहे होंगे। आज हमारा है थर्सडे और थर्सडे को हमारा हिंदी का सेशन होगा। तो हिंदी की अपने टीचिंग मेथड चल रहे थे। टीचिंग मेथड के अप्रोक्सीमेट लास्ट बस 15 क्लासेज हो होंगी, उसके बाद आपके टीचिंग मेथड्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम गद्य शिक्षण और पद्य शिक्षण के बारे में कुछ बातें कर रहे थे। हमने नाटक शिक्षण देख लिया था। नाटक शिक्षण के बाद अब हम आज नाटक शिक्षण में थोड़ा सा और देखिए, फिर हम नेक्स्ट अगला सेशन शुरू करेंगे। ओके, तो करते हैं शुरू। पहले गद्य शिक्षण और पद्य शिक्षण की कुछ बातें रह गई थी, तो एक हेडिंग रहिएगा गद्य शिक्षण और पद्य शिक्षण में अंतर। उससे अंतर हेडिंग लेने से पहले आप ये काम नोट कर लीजिए। पहले ये देखिए, हाँ जी, नाटक या एकांकी शिक्षण के उद्देश्यों के बारे में देखते हैं कि आपका जो नाटक होता है और आपके जो एकांकी जो शिक्षण होता है उनके उद्देश्य क्या क्या हैं। तो उन उद्देश्यों के बारे में बात करते हैं कि आपका हम नाटक शिक्षण देख रहे थे और नाटक शिक्षण की जो अपने विद्या देख रही थी, तीनों विद्याओं के बारे में आज उसके उद्देश्य देखेंगे। ओके, तो लगाइए हेडिंग नाटक शिक्षण या एकांकी शिक्षण के उद्देश्य। करते हैं शुरू एक उद्देश्य। हाँ जी, अब देखिए, सबसे पहला उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि विद्यार्थियों को नाट्य अभिनय कला में निपुण बनाना। किनको? विद्यार्थियों को जो नाटक की जो अभिनय कला है ना, अभिनय करने की जो कला होती है, उसमें क्या बनाना? निपुण बनाना। यानी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं, उनको जो नाटक को रिप्रेजेंट यानी अभिनय करने की जो अभिनय कला होती है उसमें क्या बनाना? उनको निपुण बनाना। ठीक है, नेक्स्ट अगली विशेषता है, अगला उद्देश्य है कि विद्यार्थियों को किसी समाज या देश की परिस्थिति से अवगत करवाना। यानी नाटक के माध्यम से यदि स्टूडेंट्स को किसी समाज होता है या फिर कोई देश होता है, कोई होता है समाज, परिवार, देश, उन सब की जो परिस्थितियां होती हैं उन परिस्थितियों से अवगत कराना कि वो कैसी कैसी परिस्थितियों से गुजरते हैं। उन परिस्थितियों को किसके माध्यम से व्यक्त किया जाता है? उन परिस्थितियों को नाटक के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट तीसरा क्या है? छात्रों को प्रभावशाली व शुद्ध वार्तालाप दक्ष बनाना होता है। किसको? छात्रों को जो प्रभावशाली और शुद्ध वार्तालाप, यानी देखिए नाटक शिक्षण में नाटक करेंगे तो वो बोलेंगे तो उनका जो वार्तालाप है तो आपस में बातचीत करने का है, वो शुद्ध होगा और प्रभावशाली और इफेक्टिव होगा। उनको रिप्रेजेंट करने की चीज़ें, शो करने की चीज़ें, उनको पिक्चराइज करने की चीज़ें अच्छे से उन पर डेवलप हो पाएंगी। ओके, तो छात्रों को प्रभावशाली व शुद्ध वार्तालाप का क्या होगा? उनको दक्ष बनाने में सहायक होता है। फिर नेक्स्ट क्या है? मनोरंजन व आनंद प्रदान करना। एक तो आपको पता है नाटक का काम क्या होता है? नाटक का काम होता है आपको मनोरंजन प्रदान करना, आपको आनंद प्रदान करना, आपको खुशी देना। आपको समझ गए? हाँ जी। आगे अंतिम सेकंड लास्ट क्या है? नाटक मंचन की तकनीकों से विद्यार्थियों को अवगत करवाना। यानी कि जो नाटक के जो मंचन में जो टेक्निक्स काम में आती हैं, जो तकनीक के काम आते हैं कि आप नाटक का मंचन करते हो तो उसका मंचन किन किन तकनीकों के माध्यम से किया जाता है, उनसे अवगत करवाना क्या होता है? उनसे विद्यार्थियों को अवगत करवाना ही किसका उद्देश्य होता है? नाटक शिक्षण का। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। क्या क्या पढ़ा अभी तक अपन ने? नाटक शिक्षण के अपन ने उद्देश्य देखे थे। तो विद्यार्थियों को नाट्य या अभिनय कला में निपुण बनाना, फिर विद्यार्थियों को किसी समाज या देश की परिस्थिति का उनको बनाना, अवगत करवाना। फिर अगला अपन ने देखा कि जो विद्यार्थी होते हैं आपके, उन छात्रों को प्रभावशाली व शुद्ध वार्तालाप में दक्ष बनाना। फिर अगला देखा मनोरंजन व आनंद प्रदान करना। फिर देखा कि जो नाटक मंचन की जो नई नई तकनीक है ना, उन तकनीकों से विद्यार्थियों को क्या करवाना? अवगत करवाना। ठीक है, अब अपने एक या दो बचते हैं, वो और देख लीजिए। अब ये देखिए, इसमें क्या है? इससे छात्रों में भावानुसार व गत्यानुसार वाचन की योग्यता विकसित होती है। ये शब्द ध्यान में रख लेना। ये लो, अभी मैं बता दूंगा, अभी बताऊंगा, 1 मिनट। हाँ जी, अभी बता दूंगा। नेक्स्ट क्या है कि इससे छात्रों में भावानुसार व गत्यानुसार, ये शब्द ऐसे कैसे लिखना, मैं जानता हूँ आप लोग क्या लिखोगे, बट इसको ऐसे लिखना। इससे छात्रों में भावानुसार व गत्यानुसार वाचन की योग्यता विकसित करना। और अंतिम हमारा सृजनात्मक क्षमता का विकास करना। किसका? सृजनात्मक क्षमता का। ओके, तो यानी नाटक शिक्षण के अपने उद्देश्य हो गए। क्या क्या उद्देश्य हुए देखिए।
क्या बनाना आपको? सबसे पहला तो क्या उद्देश्य है इसका? तो विद्यार्थी उतने विद्यार्थी उनको किसमें, उनको विद्यार्थियों को नाट्य या अभिनय कला में निपुण बनाना, विद्यार्थियों को समाज या देश की परिस्थिति अवगत करवाना, छात्रों को प्रभावशाली व शुद्ध वार्तालाप में दक्ष बनाना, मनोरंजन व आनंद प्रदान करना, नाटक के जो मंचन की जो तकनीक्स हैं और जो टेक्निक्स हैं उनके बारे में विद्यार्थियों को अवगत करवाना, छात्रों में भावानुसार और गद्यानुसार वाचन की योग्यता विकसित करना, और अंतिम क्या है अपना सृजनात्मक क्षमता का करना, विकास करना। ओके, अब मैंने एक शब्द बोला कौन सा? गत्यानुसार। आप बोल रहे हो गत्यानुसार, मैं बोलूँगा गत्यानुसार। किसका सही है देखते हैं, लड़ते हैं। आ जाओ, आओ मैदान में। कहाँ पर आओ? कभी हवेली पे आना। हाँ जी, ये लिखा मैंने आपका, पहले आपका लिखता हूँ मैं। ओके, ये लिखता हूँ मैं गत्यानुसार, ठीक है। तोड़ते हैं इसको। इसमें एक तो मुझे शब्द दिख रहा है गति, एक शब्द दिख रहा है उसमें अनुसार, ये दो शब्द दिख रहे हैं। ध्यान से समझ लीजिए इस चीज़ को। संधि का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ। जब जिस दिन संधि पढ़ाऊंगा ना उस दिन देखना कि आपने लाइफ में कभी संधि ऐसी पढ़ी नहीं होगी। गति प्लस अनुसार। ओके, यानी ये अपने संधि का कौन सा नियम पढ़ा है? यण संधि में एक नियम पढ़ा है कि इको यणची, वो तो अपने संस्कृत में होता है। संस्कृत अपने इदम इदे दाने, संस्कृत कदे ना आने। इसमें देखो, इसमें छोटोड़ती ई है। कौन सी ई है? छोटे वाली। इस ई के बाद कोई असमान स्वर हो तो क्या हो जाता है? इस ई का क्या बन जाता है? ये। लेकिन ये क्या बनता है? हलंत बनता है। ये हमेशा क्या बनता है? हलंत बनता है। ओके, आपकी बात सही है। ये लो, ये बन गया हलंत भाई साहब। ओके भाई साहब, बन गया। तो ये बन गया अपना गति। ई तो चला गया ना, एक मिनट, ई तो अपना चला गया वहाँ से, तो क्या बचा यहाँ पे? जहाँ से ई चला गया तो ये लोग गत प्लस ई का क्या बन गया? ये, और आगे क्या बचा? अनुसार। यही तो बचा। ध्यान से देखो, ई यहाँ से निकल गया। जब ई निकला था तो क्या बच गया? ई निकला तो यहाँ से क्या बच गया? गत बच गया। इसमें से ई निकल गया तो गति तो बच गया ना, गत प्लस ई। इसका ई के बाद असमान स्वर आया तो क्या बन गया? ई का ये बन गया, ये बन गया। अब इस ये के मायने ये क्या जुड़ेगा? ये ए जुड़ेगा, यानी इस ये के अंदर ये ए जुड़ेगा। ये क्या बन गया आपका? पूरा। ये तो बन गया पूरा। और ये गत क्या? आधा। तो गए और तय। तो क्या शब्द बना? शब्द बना भाई साहब गत्यानुसार बना। कौन सा बना? शब्द बना गत्यानुसार। दैट इज़ द 110% राइट। हम बोलते हैं, हमेशा से बोलते आ रहे हैं, बोलते आ रहे थे, बोलते आ रहे थे, बोलते आ रहे हैं, लेकिन अब आगे से आज के बाद क्या बोलोगे? गत्यानुसार होता है, ना कि गत्यानुसार। तो ये शब्द हमारा क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो। ओके, यानी गत्यानुसार। गति प्लस अनुसार बराबर गत्यानुसार। तिड़गिड़ धा। चलिए, हाँ जी, ये अपन ने नाटक शिक्षण क्या देख लिए? उद्देश्य देख लिए। ओके, अब एक हेडिंग लगाइएगा, इंपॉर्टेंट हेडिंग। क्या हेडिंग? ये लगानी है कि एक साइड लिखिएगा आप गद्य शिक्षण। इस पेज में लिखता हूँ मैं गद्य शिक्षण, इसमें लिखता हूँ मैं पद्य शिक्षण। ओके, गद्य शिक्षण और पद्य शिक्षण में देयर इज डिफरेंस बिटवीन गद्य एंड पद्य। ओके, करते हैं। चलिए, व्हाट इज दिस गद्य शिक्षण? सबसे पहले एक मिनट ये काम करिए, पद्य शिक्षण को एक बार छोड़िए, या अंतर करें ना तो अंतर साथ ही करते हैं। अंतर साथ के साथ सही रहेगा। यहाँ पे गद्य शिक्षण लिख लीजिए आप, यहाँ पे पद्य लिख लीजिए। अंतर करें, अंतर साथ ही करते ना। यहाँ पर गद्य, यहाँ पे पद्य। सबसे पहले गद्य शिक्षण की बात करते हैं। गद्य शिक्षण में क्या है अपना? गद्य शिक्षण आपका होता है छंद मुक्त होता है। किससे मुक्त होता है? छंद मुक्त। आपको कॉपी में एक साइड ऐसे लिखना है, गद्य पद्य ऐसे, ऐसे दोनों में चलना चाहिए। डिफरेंस ऐसे करते हैं ना, यहाँ पे गद्य यहाँ पे पद्य, दोनों बीच में लाइन खींच के। तो गद्य शिक्षण क्या होता है? छंद मुक्त होता है, जबकि पद्य शिक्षण क्या होता है? छंद युक्त होता है। गद्य में छंद मुक्त होता है और पद्य शिक्षण छंद मुक्त होता है, छंद युक्त होता है। ओके, उसके बाद अगली दूसरी विशेषता कि भाषा का ज्यों का त्यों प्रयोग। जो भाषा होती है वो
ज्यों का त्यों प्रयोग। किसका? भाषा का ज्यों का त्यों यानी एज इट इज प्रयोग। किसका? भाषा का ज्यों का त्यों प्रयोग। अभी मैं समझाऊंगा भाषा का ज्यों का त्यों प्रयोग कैसे होता है। पदस्य शिक्षण क्या है? मतलब ज्यों का त्यों का मतलब पता है आपको कि ना तो इसमें कोई उचित लय ताल का ध्यान रखना, ना तो इसमें कुछ लय देनी, ना इसमें कुछ ताल देना, ना इसमें कुछ सुर देना, यानी कुछ भी नहीं देना। कुछ भी नहीं है सिवाय मेरी ज़िंदगी में किताबों के, तो वो वाली बात है कि तो कुछ भी नहीं दोगे तो फिर क्या बन जाएगी आपकी भाषा को एज इट इज उठा के चिपका दी, यानी जैसे कि जैसे भाषा लिखी हुई उसको एज इट इज आपके सामने वाले स्टूडेंट के चिपका दी। लेकिन यानी इसको कैसे लिखो? भाषा का ज्यों का त्यों प्रयोग। अब पद्य शिक्षण में लिखो उचित लय ताल के साथ प्रयोग। किसके साथ? उचित लय और ताल के साथ प्रयोग किसमें होता है आपका? पद्य शिक्षण में। गद्य शिक्षण में छंद मुक्त होता है गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण छंद युक्त होता है। गद्य शिक्षण में भाषा का प्रयोग ज्यों का त्यों किया जाता है, जबकि पद्य शिक्षण में उचित लय और ताल के साथ भाषा का प्रयोग किया जाता है। गद्य शिक्षण में समय कम लगता है। क्या लगता है? गद्य शिक्षण में समय कम लगता है। गद्य शिक्षण में समय क्या लगता है? कम लगता है, जबकि पद्य शिक्षण में क्या लगता है? समय अधिक लगता है। कैसे? कि मान लो गद्य शिक्षण है, गद्य शिक्षण में क्या करें, मैं एक वो टॉपिक लेके आया उसको फटाफट बांस दिया, काम खत्म। लेकिन तो इसलिए इसमें क्या लगेगा? इसमें समय कम लगेगा। लेकिन पद्य शिक्षण जो है ना, पद्य शिक्षण उसमें क्या होगा, जो आप मैंने छोटी सी कविता की मान लो ये 4 पंक्तियाँ, इन 4 पंक्तियों को समझाने में मुझे कहें तो पूरा दिन लग सकता है। ओके, तो 4 पंक्तियों को समझाने में, जैसे कि महाराणा सुनिए आपने पीतल और पाथल, उसकी वो 4 लाइनें आपको याद हैं? जब महाराणा प्रताप ने अकबर को चिट्ठी भेजी थी, अकबर के पास चिट्ठी पहुंची, अकबर ने चिट्ठी देखी और चिट्ठी देखकर कि राणा रे हाथ रो कागज देख, कि राणा रे हाथ रो कागज देख हुयो अकबर रो सपनो सो साँचो। के राणा रो हाथ रो कागज देख हुयो अकबर रो सपनो सो साँचो। नैन करया विश्वास, जद नैन करया विश्वास नहीं, जद नैन करया विश्वास नहीं तो बाँच बाँच न फिर बाँचो। यानी कि जब महाराणा प्रताप का जो पन्ना है वो अकबर के पास जाता है तो अकबर वैसे मतलब ऐसे उसको यूँ लगा मेरा सपना सच हो गया है और मैं आज कि हूँ आज पादशाह धरती रो, वो कि अब देखूँ हूँ पीथल तू रेसी अब किया आकर। मतलब बहुत अच्छी कविता, कभी फुर्सत में सुनाएंगे आपको। तो अब देखो इन 4 लाइनों के जब भाव आपको समझाने बैठो ना तो चाहे आपको पूरी मेवाड़ का इतिहास पढ़ा सकता हूँ इस 3-4 लाइनों के माध्यम से। बट हमारा टॉपिक क्या होता है, इसलिए इसमें क्या लगता है, इसमें आपको समय अधिक लगता है, पद्य शिक्षण में समय अधिक लगता है। 3 अंतर क्लियर? आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट, बिल्कुल नेक्स्ट देखते हैं आगे वाला। आगे क्या है? आगे इसमें शिक्षक की भूमिका, इधर देखते हैं पद्य शिक्षण, इधर देखते हैं अपन गद्य शिक्षण। ओके, इसमें शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? शिक्षक इसमें गौण होता है, मतलब भूमिका तो होती है, शिक्षक का होना तो कंपल्सरी वो पढ़ाएगा, लेकिन शिक्षक की भूमिका क्या होती है? गौण। क्योंकि छात्र खुद भी मतलब पढ़ सकते हैं पद्य शिक्षण को छात्र खुद भी पढ़ सकते हैं पद्य शिक्षण को। और जो आपका पद्य शिक्षण होता है ना, इसमें शिक्षक की भूमिका क्या होती है? मुख्य होती है। कैसी भूमिका होती है शिक्षक की? मुख्य भूमिका होती है। बात समझ में आई? आगे चलते हैं। गद्य शिक्षण में क्या होते हैं? इसमें आपके लेखक होते हैं। क्या होते हैं? आपके लेखक होते हैं, जबकि पद्य शिक्षण में लेखक होते हैं, जबकि गद्य शिक्षण में क्या होते हैं? कवि होते हैं। एक मिनट सॉरी फॉर दैट, ये मैंने ये जो वर्ड है ना दोनों उल्टे लिख दी। यहाँ पे आपका गद्य शिक्षण है और यहाँ पे आपका पद्य शिक्षण है। सॉरी, इट्स माय मिस्टेक, सॉरी वेरी। गद्य शिक्षण में आपका गौण होता है शिक्षक, जबकि पद्य शिक्षण में शिक्षक मुख्य होता है। और गद्य शिक्षण में आपके लेखक होते हैं, जबकि पद्य शिक्षण में आपके कवि होते हैं। कौन होते हैं? कवि। कि जहाँ मतलब वो छोड़िए, चलो अपन टॉपिक चढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होती है? इसमें रचना अनुच्छेदों के रूप में होती है। रचना किसके रूप में? अनुच्छेद के रूप में। अनुच्छेदों के रूप में रचना होती है। किसके रूप में होती है रचनाएं? अनुच्छेदों के रूप में। यानी मतलब रचना ऐसे देखो, जैसे एक पैराग्राफ है बन गया छोटा सा,
ये एक पैराग्राफ बन गया छोटा सा, ये एक पैराग्राफ बन गया छोटा सा, इसके रूप में रचना होती है। जबकि इसमें रचना किसके रूप में होती है? इसकी जो रचना है, रचना वो पंक्तियों के रूप में होती है। किसके रूप में? पंक्तियों के रूप में। किसके रूप में होती है रचना? पंक्तियों के रूप में होती है। किसके रूप में होती है? बोलिए फटाफट। पंक्तियों के रूप में होती है। गद्य शिक्षण और पद्य शिक्षण में आपको अंतर कहीं नहीं मिलेगा। किसी भी यूट्यूब क्लास में चल जाए, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में चल जाए, किसी भी पेड कोर्स में चल जाए, कहीं नहीं मिलेगा। हम आपको बता रहे हैं। बात समझ आ गई? यानी इसकी रचना किस में होती है? अनुच्छेदों के रूप में होती है गद्य शिक्षण, जबकि पद्य शिक्षण की रचना किस में होती है? पंक्तियों के रूप में होती है। बात समझ में आ गई? नंबर 7 अंतर। ये आपका 4 नंबर, ये आपका 5 नंबर, ये आपका 6 नंबर। अब 7 नंबर अंतर लिखिए। 7 नंबर वो लियो, वो आपको गद्य शिक्षण, वो आपको पद्य शिक्षण। 7 नंबर अंतर क्या है? इसके एग्जाम्पल क्या कहें, इसके उदाहरण क्या कहें? जैसे निबंध। निबंध हम बोलते हैं निबंध लिखो, निबंध नहीं होता, निबंध होता है। ओके। कहानी। कहानी कि सुनहरी सी सुनसानी रात में वो न जाने अकेला कैसे चल रहा था। अचानक से हवाएं बिजली कड़कने लगी और अचानक से तेज बरसात शुरू होगी। उस मूसलाधार बारिश में उसने वो दृश्य देखा। कभी फुर्सत में सुनाएंगे। तो निबंध, कहानी, उपन्यास, उपन्यास और आपका नाटक, ये किस में आते हैं? ये गद्य में आते हैं। निबंध होता है, आपकी कहानी होती है, आपके उपन्यास होते हैं, आपकी कहानियाँ हो, जो नाटक होता है वो किस में आते हैं? आपके गद्य शिक्षण में आते हैं। जबकि इसमें कौन आती है? एक तो हमारे पड़ोस वाली कविता, कविता। एक हमारा जो क्या नाम है, वो सीरियल है ना श्लोक, क्या नाम था उसका? इस प्यारे को क्या नाम दूँ? उसमें कौन था? श्लोक, वो श्लोक। एक चौपाई, 4 पाँव वाली चौपाई। और एक कौन सी? सुक्ति। सुक्ति, एक कौन सी? सुक्ति। कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नासी रे, जहर पिया ला राणा भेजा पीवत मीरा हंसी रे। बहुत ही शानदार है भी। तो गद्य शिक्षण में निबंध, कहानी, उपन्यास और नाटक आते हैं, जबकि पद्य शिक्षण में कविता, श्लोक, चौपाई और सुक्ति आती हैं। कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूजो न मोहे कोई। आगे चलते हैं अगले अंतर में। 8 नंबर अंतर, त्रिगुण धा। नंबर 8, इस पे कौन सा लेगा? इस पे ओ चाले ई प्रो, तो ओ लो कौन चाले? चाडो के लिए मार किए, ये ओ ले लो, ओ चाले। हाँ जी, इसमें क्या होता है? NCERT के अनुसार इसकी तो कितनी विद्याएं? इसकी 3 विद्याएं, जबकि इसकी कितनी विद्याएं? 5 विद्याएं। एक मिनट रुकिए, ये बाद में लिखिएगा। थमो 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 थमो, पहले लिखो, पहले आप ये लिखो, पहले तो पेन देखो, इसमें दिख नहीं रहा। इसमें देखिए, इसमें क्या होता है? इसमें सामान्यकरण नहीं होता है। गद्य शिक्षण में सामान्यकरण नहीं होता है, जबकि पद्य शिक्षण में क्या होता है? पद्य शिक्षण में सामान्यकरण होता है। क्या होता है? पद्य शिक्षण में सामान्यकरण होता है। ओके। उसके बाद अब नेक्स्ट लिखिए, सामान्यकरण जानते हो? मतलब सामान्य, उसको मतलब अब देखो, सामान्यकरण का मतलब इसमें गद्य शिक्षण में कोई ज़्यादा एक्सप्लेन, सामान्यकरण क्या बोलते हैं? एक्सप्लेन। यानी गद्य शिक्षण को आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या एक्सप्लेन करोगे? कहानी है कि वो रात में चल रहा था, तो चल रहा था भाई, चलेगा, वो बैठेगा थोड़ी, चल रहा था, है ना? हाँ जी, जब मैं छोटा बच्चा था। लेकिन इधर पद्य शिक्षण में इसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, जबकि इसको एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा, वरना बच्चों के त्रिगुणधा हो जाएगी। जैसे कि 2 लाइनें कि मंदिर मस्जिद लड़वाते हैं, मेल कराती मधुशाला। ये नहीं अच्छी लगी तो कौन सी सुनाए आपको? कौन सी सुनाए बताओ? सुनाएंगे, अभी फुर्सत में होंगे तब सुनाएंगे, आज हमारे पास टाइम नहीं है। ओके। हाँ जी, तो इसमें सामान्यकरण नहीं होता है गद्य शिक्षण में, जो कि पद्य शिक्षण में सामान्यकरण होता है। अब अंतिम अंतर लिखिए, अंतिम अंतर लिखिए, और हम करते हैं पेन को थोड़ा वाइट। क्या करते हैं? पेन को थोड़ा वाइट करते हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं अंतिम अंतर। ए ओ लो, अंतिम अंतर देखो।
इसकी एन दोनों में एनसीईआरटी के अनुसार एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी के फुल फॉर्म आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना, अगर नहीं लिख पाओ तो हम आपको कल बता देंगे। ओके, एनसीईआरटी के अनुसार इसके शिक्षण की 3 विधियां होती हैं, जबकि इसके शिक्षण की 5 विधियां होती हैं। इसके शिक्षण की 3 विधियों के नाम आप लोग खुद यहाँ पे लिख लोगे, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। और इसके नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, इसके 5 नाम आप खुद लिख लोगे। मैं आपको पहले ये चीज़ें लिखवा चुका हूँ। ये आपके गद्य और पद्य शिक्षण में अंतर आपके कंप्लीट हुए। ओके, गद्य और पद्य शिक्षण में अंतर हो गए। अब अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट। गद्य और पद्य शिक्षण के बारे में हमने बात कर ली कि गद्य क्या होता है। गद्य हमारी छंद मुक्त रचना होती है। कैसी होती है? गद्य हमारी छंद मुक्त होती है, इसमें समय कम लगता है, इसमें जो भी भाषा होती है उसको ज्यों का त्यों पेश कर दिया जाता है। किसके बाद कैसा कैसा ज्यों का त्यों पेश कर दिया जाता है। लेकिन पद्य में छंद युक्त होता है, इसमें समय अधिक लगता है और उचित लय ताल सुर का ध्यान रखना पड़ता है। और नेक्स्ट क्या है? गद्य शिक्षण गौण होता है, इसमें लेखक होता है, इसमें उसके अलावा क्या होते हैं जो अनुच्छेद होते हैं उनके बारे में। और इसकी में क्या होती है, इसमें जो मुख्य भूमिका जो पद्य शिक्षण है मुख्य होता है, इसमें कवि होता है, इसमें रचना और पंक्तियाँ होती हैं। इन सब के बारे में अपन बात कर चुके थे। एनसीईआरटी की जो अनुसार विधियाँ इसकी, गद्य शिक्षण की 3 विधियाँ होती हैं और पद्य शिक्षण की 5 विधियाँ होती हैं। गद्य शिक्षण की विधियाँ कौन कौन सी थी? अर्थकथन, व्याख्यान और प्रश्नोत्तर है। जबकि पद्य शिक्षण की कौन सी थी? अभिनय, गीत और अर्थबोध, व्याख्यान और खंडान्वयन, ये विधियां थी। चलो मान ली यहाँ तक की बात आपकी। अब चलते हैं आगे, ठीक है। अब देखिए पद्य शिक्षण होता है ना, पद्य शिक्षण, उसमें जो कविता का जो पाठ होता है ना, कविता का पाठ, उसको भी 2 भागों में बांटते हैं। किसमें? तो हेडिंग लगाइए, ये भी आपको किसी ने नहीं बताया, हम बता देते हैं। क्या? हेडिंग लगाइए, कविता पाठ के प्रकार। हेडिंग लगाइए, कविता पाठ के प्रकार। किसके पाठ के? कविता का पाठ करना है अपने को। किसका? कविता का। कौन सी कविता? अपने पड़ोस वाली कविता का क्या करना है? पाठ करना है। तो कविता पाठ के प्रकार, कविता पाठ के प्रकार लिखिए। पद्य शिक्षण में कविता पाठ, पद्य शिक्षण में कविता पाठ 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक नंबर, एक साइड लिखिए बोध पाठ, एक साइड लिखिए बोध पाठ और दूसरी तरफ लिखिए रस पाठ। एक तरफ तो बोध पाठ, एक तरफ रस पाठ। लिख लिया? एक तरफ कौन सा पाठ करना पड़ता है आपको कविता के लिए? एक तरफ कविता को मतलब हाँ उसके लिए बोध पाठ करना पड़ता है, एक तरफ आपको रस पाठ करना पड़ता है। बोध पाठ कितना होता है? बोध पाठ क्या होता है? जो पद या कविताएं अत्यंत कठिन होती हैं उनका बोध पाठ कौन करवाता है? शिक्षक करवाता है। यानी कि जो पद, जो आपका पद होता है या फिर जो आपकी कविता होती है, जो भी आपका पद या फिर आपकी कविता होती है, यदि वो कठिन है, यदि आपका पद और आपकी जो कविता है यदि वो कठिन है, तो इसका बोध कौन करवाएगा? इसका बोध पाठ कौन करवाएगा? फिर अब सोचो, कठिन तो बच्चे के बस की बात है नहीं, तो फिर इसका बोध पाठ कौन करवाएगा? शिक्षक करवाएगा। कौन करवाएगा? शिक्षक। यानी कि यदि आपकी कविता या जो भी आपका पद है वो आपका कठिन है, तो उसका बोध पाठ कौन करवाएगा? उसका बोध पाठ करवाएगा शिक्षक। ओके, ठीक है। इधर देखिए, जो रस पाठ होता है ना, ये कविता के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए? कविता के लिए यूज या फिर प्रयोग में लिया जाता है, कविता के लिए। यानी रस किस में आता है? रस कविता में आता है। जबकि बोध पाठ कौन करवाएगा? बोध पाठ यदि आपकी जो कविता या जो आपका पद है वो आपका हार्ड है, मतलब कठिन है, तो उसको कौन करवाएगा? उसका बोध पाठ, उसका बोध पाठ करवाएगा शिक्षक। जबकि रस पाठ किसके लिए उपयोगी होता है? रस पाठ किसके लिए होता है? कविता के लिए उपयोगी होता है। बात समझ में आ गई? ये लिख लीजिए, थम्स अप कर दीजिए। फिर 2 अंतर और बताता हूँ इसके, इन दोनों में। अब
कविता पाठ, इसे बोध पाठ में दोबारा जी। बोध पाठ में क्या होता है, अब जो अध्यापक जब उनको कठिन जो शब्द आएंगे, कठिन शब्द आएंगे उनको बताएगा ना, तो कठिन शब्दों का अर्थ बताते हुए, किसका, कठिन शब्दों का, कठिन शब्दों का अर्थ बताते हुए, क्या बताते हुए, अर्थ बताते हुए पाठ करना, कविता का पाठ करना, किसका, कठिन शब्दों का अर्थ बताते हुए कविता का पाठ करना किस में आता है, बोध पाठ में आता है। जबकि इसमें क्या होगा, उचित लय ताल, उचित लय ताल छंद, उचित लय ताल छंद अलंकार, इनके साथ क्या करवाते हैं, इनके साथ पाठ करवाना क्या कहलाता है आपका, पद रस पाठ कहलाता है। कौन सा पाठ कहलाता है, रस पाठ कहलाता है। ओके, और अंतिम सेकंड लास्ट अंतर लिखिए कि इसमें विद्यार्थी, इसमें अब देखो, इसमें तो बोध पाठ करवाता है, इसमें रसानुभूति नहीं होगी, तो इसमें तो रसानुभूति, रस की अनुभूति, रस प्लस अनुभूति कौन सी संधि होगी बताइए, रस प्लस अनुभूति कौन सी संधि हो गई बताइए जल्दी से, रसानुभूति। रसानुभूति इसमें नहीं होती है, जबकि इसमें होती है। रसानुभूति किसमें नहीं होती है, बोध पाठ में रसानुभूति नहीं होती है, जबकि इसमें रसानुभूति होती है। ये आपके बोध पाठ और उसमें आपके अंतर, रस पाठ में आपके अंतर हो गई। ओके, इसमें क्या होता है, कविता के शब्दों का अर्थ बताते हैं, उसका पाठ करवाया जाता है, जबकि रस पाठ में क्या होता है, सुचित लय ताल छंद अलंकार इनका प्रयोग होता है, और बोध पाठ में रस की अनुभूति नहीं होती है, जबकि इसमें रस की अनुभूति होती है। ऐसे गॉट इट, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। रसानुभूति बताइए जल्दी से, कौन संधि, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है, कौन सी, दीर्घ संधि होगी। कौन संधि होगी, दीर्घ संधि। रस प्लस अनुभूति बराबर रसानुभूति, कौन संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। इज दैट क्लियर, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। ये अपन आज की बातें कर चुके हैं अब तक हमने क्या देखा कि हमने पद्य शिक्षण और गद्य शिक्षण में, पहले तो देखिए हमने नाटक शिक्षण के उद्देश्य, नाटक शिक्षण के उद्देश्य देखने के बाद हमने देखा पद्य शिक्षण और गद्य शिक्षण में अंतर, कि क्या पद्य शिक्षण होता है, क्या गद्य शिक्षण होता है। पद्य शिक्षण और गद्य शिक्षण में अंतर देखने के बाद हमने देखा क्या, जो आपका रस पाठ है और जो आपका जो बोध पाठ है, उन दोनों में अंतर को हमने डिस्कशन किया। ओके, इतनी बातें अपनी हो चुकी हैं, तो अब अपन करते हैं आगे की बात चलते हैं। अब जब हमारा नाटक सेशन कंप्लीट होता है, तो अब आगे आता है कि भाषा, हेडिंग लगा लीजिए इंपॉर्टेंट, 4-5 तारे लगा के, ये लो, हाँ जी, हेडिंग लगाइए, भाषा शिक्षण की आधुनिक विधियाँ। कैसी विधियाँ, भाषा शिक्षण की, भाषा शिक्षण की आधुनिक विधियों के बारे में अपन क्या करनी है, बात करनी है। क्या बात करनी है अपने को, भाषा शिक्षण की आधुनिक विधियों के बारे में अपने को बात करनी है। ओके, हाँ जी, अपन पेन आज के बाद कैसे ले सकते हैं, अब आज पता चला कि पेन कहाँ से ले जाते हैं, वाइट कहाँ से आता है, कहाँ से आता है, सारे पेन आते हैं इसमें। ओके, चलिए, सबसे पहली आती है इसमें अनुकरण विधि। कौन सी विधि, अनुकरण विधि। भाषा शिक्षण की आधुनिक विधियों में नंबर 1 हेडिंग लगाइए, अनुकरण विधि। अनुकरण क्या होता है, अनुकरण, अनुकरण होता है, अनुकरण मतलब क्या होता है, अनुकरण होता है, बताइए अनुकरण क्या होता है, फटाफट जल्दी कीजिए। What is the meaning of अनुकरण? बच्चा क्या करता है, अनुकरण के माध्यम से सीखता है। बच्चा क्या सीखता है, बच्चा ज़्यादातर अधिक अनुकरण के माध्यम से सीखता है। तो बताइए अनुकरण क्या होता है, जल्दी बताइए। अनुकरण होता है आपके पीछे पीछे बोलना, आपको मतलब आपका क्या करना, जो चीज़ आप बोल रहे हो ना, उसकी आपको रिपीटेशन करना, उसी चीज़ का, उसी को आपको देख के नकल करना, क्या होता है, अनुकरण करना होता है। ओके, तो सबसे पहली विधि कौन सी है, सबसे पहली विधि है अनुकरण विधि। कौन सी विधि, अनुकरण विधि। अनुकरण विधि में क्या होता है, प्रारंभिक स्तर पर उपयोगित है। जो अनुकरण को कौन ही काम में लेगा, अनुकरण को काम मिलते हैं छोटे बच्चे, और छोटे बच्चे कौन से होते हैं, प्रारंभिक बोल दो या फिर प्राथमिक बोल दो। प्रारंभिक स्तर पर यूजफुल या फिर उपयोगी होती है, छात्र शिक्षक का अनुकरण करके सीखते हैं। कैसे करके, छात्र शिक्षक का अनुकरण करके सीखते हैं। बात समझ में आ गई कि जो अनुकरण विधि होती है वो प्रारंभिक स्तर पर उपयोगी होती है, और जो छात्र होते हैं वो शिक्षक का अनुकरण करके सीखते हैं। किसका अनुकरण करते हैं छात्र, छात्र आपके शिक्षक का अनुकरण करके सीख जाते हैं। इज दैट क्लियर, बात यहाँ तक आपकी समझ में
आ गई। नेक्स्ट क्या होता है कि प्रारंभिक कक्षाओं के लिए, कैसी कक्षाओं के लिए? प्रारंभिक कक्षाओं के लिए यह विधि लेखन व उच्चारण में, जबकि उच्च कक्षाओं में रचना के शिक्षण विधियां हैं। कैसी? नहीं समझ आई? यानी जो आपकी प्रारंभिक कक्षा होती है ना, प्रारंभिक कक्षा मतलब छोटी कक्षाएं, शुरुआत वाली, पहले दूसरी चौथी पांचवी है, ये वाली कक्षाओं में आप ये विधि जो है ना, कौन सी विधि है? अनुकरण विधि। ये किस में काम आती है? ये लेखन में काम आती है। यानी आपकी जो प्रारंभिक कक्षाएं होती हैं, प्रारंभिक कक्षा में क्या करते हैं बच्चे? अनुकरण के माध्यम से लेखन ज़्यादा करते हैं। हम बच्चों को डाल के देते हैं कैसे कबूतर बेटा, इस कै कबूतर को आप 10 बार लिख के लाना, इस कै करके उसको 20 बार, एक लाइन लिख देते हैं, उस लाइन को आप इतनी बार नकल करके लानी है। तो क्या करते हैं? उसका अनुकरण करते हैं। तो प्रारंभिक कक्षाओं में तो किस में काम आती है? लेखन और उच्चारण में। हम बोलते हैं ना कैसे कबूतर, तो बच्चा बोलता है कैसे कबूतर, ऐसे बोलते हैं। तो प्रारंभिक कक्षाओं में यह विधि लेखन व उच्चारण में काम आती है, जबकि उच्च कक्षाओं में रचना शिक्षा में काम आती है। किसमें? रचना। यानी आप किसी को देख करके उसके अकॉर्डिंग आप रचना करते हो, उनकी अनुकरण करते करते आप क्या करते हो? रचना करते हो। तो प्रारंभिक कक्षा स्तर पर कौन सी काम आती है? प्रारंभिक कक्षा स्तर पर लेखन और उच्चारण में, जबकि उच्च कक्षाओं में रचना के शिक्षण में काम में आती है। ऐसे गोल्ड देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। जब कोई समस्या नहीं है तो आगे चलते हैं। अगली बात करते हैं किसके बारे में? इस अनुकरण, जो अनुकरण है ना, अनुकरण 3 प्रकार का होता है। कैसा? कितने प्रकार का होता है अनुकरण? अनुकरण 3 प्रकार का होता है। एक नंबर आपका होता है लेखन, दूसरा होता है आपका कौन सा? लेखन होता है तो, और दूसरा होता है आपका उच्चारण। एक होता है आपका लेखन, दूसरा होता है आपका उच्चारण, और तीसरा होता है आपका रचना। लेखन, उच्चारण और रचना। देखिए ये लेखन रहा, यह आपका उच्चारण रहा, और तीसरा रचना रहा। तो नंबर 1 हेडिंग लगाइए लेखन अनुकरण। कौन सा अनुकरण? लेखन अनुकरण। आज अनुकरण को तो अनुकरण तक पढ़ के छोड़ेंगे अपन, अनुकरण को पूरा करके छोड़ेंगे, अनुकरण विधि को। ठीक है, तो लेखन अनुकरण। लेखन अनुकरण क्या होता है? लेखन अनुकरण भी 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? लेखन अनुकरण भी 2 प्रकार का होता है। क्या बोल रहे हो? कितने प्रकार कैसे कर दिए? देखिए हम बताते हैं कितने प्रकार कैसे कर दिए, ध्यान से समझिए। ये अपना क्या था? ये अपना है अनुकरण। अनुकरण, अनुकरण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। अनुकरण कितने प्रकार का? 3 प्रकार। कौन कौन से? एक आपका लेखन, एक आपका उच्चारण, और एक आपका रचना। लेखन, उच्चारण और रचना 3 प्रकार का होता है। अब ये लेखन भी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो आपका रूप, एक तो आपका रूपरेखा, एक तो आपका रूपरेखा, और दूसरा आपका स्वतंत्र होता है। एक तो आपका रूपरेखा अनुकरण होता है, और दूसरा आपका स्वतंत्र होता है। ये मैप बना लीजिए। यानी आपका अनुकरण, अनुकरण 3 प्रकार का। कौन कौन सा? लेखन, उच्चारण, रचना के आधार पे। लेखन के आधार पर कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, रूपरेखा अनुकरण और स्वतंत्र अनुकरण। जबकि उच्चारण और जो आपका जो है ना रचना, ये अकेले ही हैं। ओके, ये अकेले ही हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। सबसे पहले ना 1 नंबर हेडिंग लगाइए। पहले में पहला हेडिंग लगाइए आप रूपरेखा अनुकरण। कौन सा अनुकरण? रूपरेखा। रूपरेखा होती है, मैं बताता हूँ रूपरेखा क्या होती है, समझने की कोशिश कीजिएगा। हम यहाँ पे आपको ये इस पर येलो दिखेगा, बिल्कुल दिख रहा है, परफेक्ट दिख रहा है। इस पर तो येलो और दिखेगा। अच्छा, रूपरेखा अनुकरण क्या होता है? मान लीजिए मैंने ऐसा कुछ बनाया बच्चे के सामने, ऐसा बना दिया मैंने बच्चे के सामने कि बेटा ये ले, इसको तेरे को क्या करना है? इसकी तेरे को नकल मारनी है। अब बच्चे ने क्या किया? यहाँ से पेन उठाया, ठीक है, यहाँ से पेन या पेंसिल उठाई, और इसको ऐसे का ऐसे ले आया। ओके, और फिर इसको ऐसे कैसे, ऐसे चलता है बच्चे के बस ऐसे, और फिर उसको क्या ले आया? ऐसे क्या करा दी? इसकी नकल कर दी। ओके, तो बच्चे में बार बार खा दो उसको, बार बार उसको कर दे, इसको मोटा कर दे, घुमा, ये ले, ये ले, ये ले, और ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, और ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, ये बना दिया बच्चे ने। ओके, तो ये क्या हुआ? लेखन अनुकरण हुआ, रूपरेखा अनुकरण। यानी बनी हुई वस्तु, जो बिंदुओं पर पेंसिल फिरा करके अक्षर बनाना, जो भी आपके बिंदु बने होते हैं उन बने हुए बिंदुओं पर पेंसिल फिरा करके, क्या फिरा करके? पेंसिल फिरा करके, और उसे क्या बनाना? अक्षर बनाना क्या होता है? आपकी रूपरेखा अनुकरण होता है।
है। कैसा अनुकरण होता है आपका? रूपरेखा अनुकरण। यानी आपने कोई भी आकृति बना दी, उस आकृति पे जो बनी बनाई आकृति ना, उसके ऊपर वो अक्षर बनाएगा। क्या बनाएगा उसके ऊपर? अक्षर। और उन अक्षरों को एज इट इज फैलाना क्या कहलाता है? आपकी रूपरेखा अनुकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका रूपरेखा अनुकरण कहलाता है। बात समझ में आ गई? आई थिंक देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। जब यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं है तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट दूसरा अनुकरण कौन सा है? दूसरा आपका अगला अनुकरण है स्वतंत्र अनुकरण। कौन सा? स्वतंत्र अनुकरण। अब स्वतंत्र अनुकरण क्या होता है चलिए समझिए। अब यही बच्चा था, इसको मैंने कुछ नहीं दिया, ये दे दिया कि ये ले कोरा कागज़ है, पूरी कोरी पट्टी है, उसकी स्लेट होती है ना, बच्चों के पास स्लेट होती है, ये ले तेरी पूरी कोरी पट्टी है और इस पे तेरे को क्या करना है? इस पे तेरे को करना है अनुकरण। क्या करना है? अनुकरण करना है। ओके, अब बच्चा करेगा अनुकरण। बच्चा क्या क्या जो भी उसके जो स्लेट होती है या शामपट होता है उस हेतु इसका जो अक्षर उस पर क्या बनाता है? उसी प्रकार के अक्षर। यानी आपने उसको स्लेट पर ऐसा लिख दिया कि मान लो ये ले बेटा क्या लिखा मैंने, ओके, ये क्या लिखा, इस क्या का क्या तरीका करना है? इस क्या का तरीका करना है? अनुकरण करना है। ये क्या छोड़िए, मैं तो वही लिखूँगा, क्या मैंने ये लिखा है, इसके तरीका करना है अनुकरण करना है। अब बच्चा क्या करेगा? इसके ऊपर ऐसे कैसे पेन घुमाएगा, ऐसे कैसे। अब देखिए ऐसे कैसे बार बार पेन घुमाएगा, बनेगा उसकी, उसका अभ्यास हो जाएगा बच्चे का। देखिए उसका ऐसे आकृति बनाना सीख जाएगा एक, ऐसे, फिर इस पे घुमाएगा, ऐसे ऐसे घुमाएगा बच्चा, ऐसे घुमाएगा, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे बार बार, तो उसका हाथ बैठ जाएगा यूँ कि ये तो क्या होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। तो ये क्या होता है? खुद ने बनाई उसने, वो तो उसको डॉटेड लाइन में से दी हुई थी, लेकिन ये दी हुई नहीं, कोरी कागज़ पर बने। तो रूपरेखा में क्या होता है कि बनी हुई जो पेंसिल की सहायता, जो चित्र आकृति है उसके ऊपर पेंसिल की सहायता से उकेरना, वो तो क्या होता है आपका रूपरेखा अनुकरण। जबकि आपका स्वतंत्र अनुकरण क्या होता है? जो भी स्लेट या शामपट पर बने हुए होते हैं ना, उस प्रकार के अक्षर क्या होते हैं आपके स्वतंत्र अनुकरण में आते हैं। बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला अनुकरण है अपना उच्चारण अनुकरण। अगला अनुकरण कौन सा है? उच्चारण अनुकरण। तो एक नंबर अपना कौन सा था? रूपरेखा, और वाला कौन सा था? एक नंबर था अपना लेखन। लेखन अपना हो गया कंप्लीट। अब लेखन के बाद नेक्स्ट कौन सा आता है? अब आता है 2 नंबर अपना उच्चारण अनुकरण। कौन सा अनुकरण? उच्चारण अनुकरण। हेडिंग लगाइए उच्चारण अनुकरण। अब पढ़ेंगे अपन इसके बारे में, ये लो, फिर अपना रचना बचेगा, सिर्फ रचना बाद में कर लेंगे अपन। अभी उच्चारण अनुकरण में चलते हैं। उच्चारण में क्या होता है? अध्यापक द्वारा किए गए उच्चारण को सुनकर वैसा का वैसा उच्चारण करता है। मान लो टीचर ने कोई शब्द बोला, कैसा कि मान लो मैंने बोला ये शब्द बोला, क्या बोला? राम बोला, तो उसको बार बार रिवाइज करेगा, राम 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 राम, ऐसे करेगा। तो क्या बोलेगा कि जो अध्यापक का जो शब्द होगा ना, उस अध्यापक द्वारा किए गए उच्चारण को सुनकर क्या करेगा? उसका वैसा ही उच्चारण करेगा। मैंने बोला कि बोलो कैसे कबूतर, तो वो कैसे कबूतरी बोलेगा। मैंने बोला कैसे कमल, तो कैसे कमल बोलेगा। मैंने बोला कैसे जो आपको मान लो कैसे कलम, तो वो कलम बोलेगा। ओके, तो कैसे जो भी होता है उसको जैसा टीचर बुलाएगा वैसा ही बच्चा उसका अनुकरण करेगा। ठीक है, जैसे खे से कई बोलते हैं बच्चे खरगोश, और कई बोलते हैं खे से खरबूजा। बोलो, कर लो बात। तो वो तो जैसा टीचर चाहेगा वैसा बच्चे से अनुकरण करवा सकता है। तो कौन सा? दूसरा कौन सा है? दूसरा आपका अनुकरण आपका कंप्लीट हो गया। पहला आपका इसके लेखन के आधार पे, दूसरा आपका उच्चारण के आधार पे। तीसरा अनुकरण कौन सा बचता है? तीसरा और अंतिम अनुकरण अपना बचता है रचना अनुकरण। कौन सा अनुकरण? रचना अनुकरण। रचना अनुकरण क्या होता है कि जो एक शैली की जो कोई रचना बता दी उसको, और उसको दूसरी शैली की रचना करवानी उससे। कैसे? मान लो ये कोई बच्चा है, इसको मैंने कहा कि दीपावली आने वाली है और तेरे को दीपावली पे निबंध लिखना है। ठीक है, दीपावली आने वाली है और तेरे को दीपावली पे मैं निबंध लिखवा देता हूँ। इसको मैंने लिखवा दिया कि दीपावली ऐसा ऐसा फलाना ढिमकाना, ऐसे करके मैंने इसको 15-20 पेज लिखवा दिए। ये बच्चे ने लिख लिए। अब उसके बाद मैंने इसका जब मार्च अप्रैल के आसपास आया तो मैंने कहा कि अब होली आने वाली है, और होली आने वाली है तो दीपावली वाले के अनुसार ही आप होली का निबंध लिख लेना। यानी एक शैली कौन सी? मैंने दीपावली के बारे में बताया, और बच्चा किस में उसको दूसरी शैली में किसमें प्रयुक्त करेगा? होली में प्रयुक्त कर देगा। किसमें? होली में। ओके, यानी कि बच्चे को एक शैली अपन देते हैं, उसकी रचना बता करके उसको किस में काम में लेना? उसको दूसरी शैली में काम में लेना। किस में आता है? इसी उच्चारण, इसी रचना शिक्षण में आता है, रचना अनुकरण में
आता है। बात समझ में आता है आ गई, यहाँ तक कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। दिक्कत नहीं है तो आज की अपनी जो ये पहली अनुकरण विधि है ना, ये अपनी कंप्लीट होती है। और आज का सेशन भी काफ़ी लंबा जा चुका है, अप्रोक्सीमेट 40 मिनट के अप्रोक्सीमेट पहुँच चुका है। तो जल्दी जल्दी करते हैं पर रिवाइज क्या करना है, रिवाइज तो कुछ करने लायक है नहीं, बस भाषा शिक्षण की अनुकरण विधि बताइए अपन ने। और पहले वाले अंतर बताएं आपको, उसमें रस और पाठ में अंतर बताएं, उसमें बोध में रस और बोध में अंतर बताएं, और गद्य और पद्य में अंतर बताएं, और एक आपको नाटक शिक्षण का उद्देश्य बताएं। वो आपके जी नॉर्मल आप कर सकते हो। और ये आपकी अनुकरण विधि है। अनुकरण विधि 3 प्रकार की, कौन कौन सी? लेखन अनुकरण होता है आपका काम, दूसरा कौन सा होता है आपका, और जो स्वतंत्र अनुकरण होता है, और जो लेखन होता है, लेखन में 2 प्रकार का होता है, तो आपका रूपरेखा और दूसरा स्वतंत्र, जबकि उच्चारण और फिर रचना अनुकरण। ये आपके अनुकरण हो गए। आगे की बातें अपन करेंगे नेक्स्ट सेशन में। कौन सेक्शन में? आगे की बातें अपन करेंगे नेक्स्ट सेशन में। कौन सी विधि? हेडिंग लगे छोड़ दी, सैनिक विधि। ये अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है, ये काम थोड़ा सा बताया तो ये काम आप लोग कम करते हो, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर देना है। और यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और पास रखिए इस घंटी वाले निशान को प्रेस कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम में मिल जाए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है ना, रीट विद दुनिया, ये भी अवश्य ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे क्विजेज चलती हैं, सभी सब्जेक्ट की अच्छे से प्रिपरेशन चल रही है, आराम से आप लोग यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।